नमस्कार दोस्तों, मगध IAS-PCS में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो पहले जानते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था। तो ये 1930 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इससे जुड़े कुछ पॉइंट्स है, उसे क्लियर करते हैं। 30 जनवरी 1930 को गांधी जी अपने पत्र यंग इंडिया में 11 सूत्रीय मांग सरकार के सामने रखी, परंतु वायसराय लॉर्ड इरविन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। 30 जनवरी को गांधी जी ने 1930 में क्या किया था, अपने पत्र यंग इंडिया जो था उसमें 11 सूत्री मांग रखे थे इन्होंने, वायसराय लॉर्ड इरविन, लेकिन वायसराय ने क्या किया, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। दूसरा है 6 मार्च 1930 को गांधी जी लॉर्ड इरविन को पत्र लिखा, जिसमें मांगे न स्वीकार किए जाने पर सविनय अवज्ञा आंदोलन करने की धमकी दी। जब ये गांधी जी ने देखा कि उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया है, मांगों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन करने की धमकी दी थी। कब? 6 मार्च 1930 को। ठीक है, लेकिन लॉर्ड इरविन ने पुनः कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बावजूद लॉर्ड इरविन जो थे, वायसराय जो थे, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। अब तीसरा पॉइंट में क्या है कि 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने 78 चुने हुए अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से प्रसिद्ध दांडी यात्रा प्रारंभ की। मतलब कि जब इन्होंने इनके मांग को स्वीकार नहीं किया, तब जाकर के 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से प्रसिद्ध दांडी यात्रा का प्रारंभ किया। नेक्स्ट देखते हैं। 31 मई 1930 को गांधी जी के द्वारा आह्वान किए गए इस आंदोलन को सरोजनी नायडू, दोस्त इमाम साहब, गांधी जी के पुत्र मनीलाल गांधी, हजारों कार्यकर्ताओं के साथ धरासना के नमक कार्यशाला में धावा बोला। इन पर पुलिस ने भीषण लाठीचार्ज किया। तो 31 मई 1930 को गांधी जी के द्वारा आह्वान किए गए इस मतलब शुरुआत जो किया गया था गांधी जी के द्वारा, इस आंदोलन में कौन कौन भाग लिए थे? तो सरोजनी नायडू थी, इनके दोस्त जो थे इमाम साहब, उसके बाद गांधी जी के पुत्र जो थे मनीलाल गांधी, और हजारों कार्यकर्ता के साथ धरासना के नमक कार्यशाला में धावा बोला। वहां जाकर के उन्होंने आंदोलन किया। उसके बाद इन पर लाठीचार्ज किया गया था पुलिस के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं। अमेरिकी पत्रकार बेव मिलर धरासना के नृशंस लाठीचार्ज का आंखों देखा वर्णन अपने पत्र न्यू फ्रीमैन में किया है। इन्होंने जो आंखों देखा, जो इन्होंने देखा, पत्रकार जो थे अमेरिका के वेब मिलर, इन्होंने जो देखा कि लाठीचार्ज किया गया है इन पर, इन्होंने अपनी आंखों से देखा था और इसी का वर्णन इन्होंने अपने पत्र न्यू फ्रीमैन में किया है, इसका जिक्र किया है न्यू फ्रीमैन में। नेक्स्ट देखते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी अहिंसक आंदोलनकारियों का एक दल तैयार किया, जिसे खुदाई खिदमगार के नाम से जाना जाता है। खुदाई खिदमगार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए। खुदाई खिदमगार के सदस्य लाल रंग की वर्दी पहनते थे। खुदाई खिदमगार के जो सदस्य थे वो लाल रंग की वर्दी पहनते थे, अतः इन्हें लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है, और इनके आंदोलन को लाल कुर्ती आंदोलन कहा जाता है। इस कारण से ये लाल वस्त्र पहनते थे, लाल कुर्ती पहनते थे, इसलिए इन्हें लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका देखते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र मणिपुर में भी यह आंदोलन चला। यह आंदोलन कहाँ चला? पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी चला, मणिपुर में। यहाँ पर नागाओं ने यदुनांग के नेतृत्व में ब्रिटिश शासकों से पुनः असहयोग एवं करबंदी का आंदोलन चलाया।
इस आंदोलन को जिया तरंग आंदोलन के नाम से जाना जाता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के मणिपुर में भी यह आंदोलन चला। यहाँ नागाओं के यदुनाग के नेतृत्व में ब्रिटिश शासकों ने पुनः असहयोग एवं कर बंदी का आंदोलन चलाया। कर बंदी का इसमें आंदोलन भी चला पूर्वोत्तर क्षेत्र में। इस आंदोलन को जिया तरंग आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये पूर्वोत्तर क्षेत्र में जिया तरंग के आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यदुनाग के बाद उसकी बहन गैडविल्यू रानी गिडालू ने नागा आंदोलन का नेतृत्व किया। इन्हें गिरफ्तार कर आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। जो बहन थी यदुनाग के बाद उसकी जो बहन थी, उन्हें नागा आंदोलन का नेतृत्व किया और इसी कारण से उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई थी, उनकी बहन को। अब देखते हैं नेक्स्ट। इसके बारे में जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है कि एक दिन ऐसा आएगा जब पूरा देश इन्हें गैडविल्यू को स्नेहपूर्वक स्मरण करेगा। इनके बारे में जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था जब इन्हें आजीवन कारावास मिला था कि एक दिन इन्हें गैडयू स्नेहपूर्वक स्मरण करेगा, इन्हें याद किया जाएगा एक दिन कि इन्हें आजीवन कारावास इनके आंदोलन के कारण मिला है। अब नेक्स्ट देखते हैं, छतरपुर में करबंदी आंदोलन चला। यहाँ आंदोलन का नेतृत्व डाकू मंगल सिंह ने किया। यहाँ जो छतरपुर में यह जो आंदोलन चला करबंदी का, इस आंदोलन का नेतृत्व डाकू मंगल सिंह ने किया था। यहाँ जो थे वो मंगल सिंह ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, छतरपुर में। अब देखिए तमिलनाडु में सी गोपालाचारी के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह चला। इन्होंने त्रिचनापल्ली से लेकर वेदारण्य की पद यात्रा की। इन्होंने क्या किया, त्रिचनापल्ली से लेकर वेदारनाथ की यात्रा की है। नेक्स्ट देखिए, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं मध्य भारत में जंगल नियमों के उल्लंघन का आंदोलन चला। मतलब महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य भारत में जंगल नियमों के उल्लंघन का आंदोलन चला कि जंगल में कोई ये नहीं का होना चाहिए, जानवरों की हत्या नहीं होना चाहिए, इसका आंदोलन चला। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, महत्वपूर्ण जो तथ्य इनके हैं उनके बारे में। ठीक है, तो अब महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है। दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर भी था। ठीक है, दांडी मार्च में कौन था गांधी जी के साथ, तो अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर। ठीक है, इनके सहयोग में थे। अब 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी मार्च प्रारंभ किया। 12 मार्च 1930 को यह दांडी मार्च प्रारंभ हुआ और 78 अनुयायियों के साथ गांधी जी साबरमती आश्रम अहमदाबाद में गुजरात के समुद्र तट पर स्थित दांडी की यात्रा प्रारंभ की। 78 अनुयायियों के साथ इन्होंने दांडी की यात्रा साबरमती आश्रम से गुजरात के समुद्र तट पर स्थित दांडी की यात्रा प्रारंभ की। ठीक है, अब देखिए 78 अनुयायियों में सर्वाधिक 31 अनुयायी गुजरात के थे। 31 जो अनुयायी उसमें थे वो गुजरात से थे। 78 अनुयायी में से 31 अनुयायी गुजरात से थे। उत्तर प्रदेश से 8 अनुयायी सम्मिलित हुए। 8 अनुयायी उत्तर प्रदेश से सम्मिलित हुए। बिहार से केवल 1 अनुयायी गिरिवरधारी चौधरी सम्मिलित हुए और बिहार से 1 थे गिरिवरधारी चौधरी इसमें शामिल हुए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा प्रारंभ की और 5 अप्रैल 1930 को ये दांडी पहुंचे और यहाँ आए हुए सभी
राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों को संबोधित करते हुए गांधी जी ने कहा कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ। यह शब्द गांधी जी ने कहा पत्रकारों को संबोधित करते हुए। राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय जो पत्रकार थे उनको संबोधित करते हुए इन्होंने 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर ऐसा संबोधित करते हुए पत्रकारों के लिए कहा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। नमक सत्याग्रह के समय 5 मई 1930 ईस्वी को नमक सत्याग्रह जो हुआ था उसमें 5 मई 1930 को गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान अब्बास तैयबाजी ने लिया था। जब ये गिरफ्तार हो गए थे नमक सत्याग्रह आंदोलन के समय, तब उसके बाद इनका इनका नेतृत्व था वो किसने किया था? इनका स्थान किया था अब्बास तैयबाजी। ठीक है, गांधी जी। अब चलिए देखते हैं गांधी जी की 11 सूत्री मांगे। तो गांधी जी की 11 सूत्री मांगे क्या क्या थी उसके बारे में देखते हैं। तो पहला क्या था? रुपए की विनिमय दर घटाकर 1 शिलिंग 4 पैसा कर दी जाए। यह इनका पहला मांग था कि रुपए विनिमय की दर घटाकर 1 शिलिंग 4 पैसा कर दी जाए। दूसरा है भू राजस्व में 50% की कमी की जाए। तीसरा है सिविल अधिकारियों के वेतन में 50% की कमी की जाए। सैनिक खर्च में 50% की कमी की जाए। रक्षात्मक शुल्क में लगाया जाए और आयात में कमी की जाए। नमक कर समाप्त किया जाए। तटीय यातायात रक्षा विधेयक पारित किया जाए। 8वां है CID विभाग समाप्त किया जाए। 9वां भारतीयों को आग्नेय अश्व का लाइसेंस दिया जाए। और 10वां नशीली वस्तुओं के विक्रय को बंद किया जाए। 11वां उन सभी राजनीतिक बंदियों की रिहाई की जाए जिन पर हत्या का आरोप ना हो। ये 11 जो है वो गांधी जी की 11 सूत्री मांगे थी जो इन्होंने अपने रखी थी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट दांडी मार्च। ठीक है, तो दांडी मार्च क्या था? तो दांडी पहला देखते हैं। दांडी गुजरात प्रांत के नवसारी जिले में स्थित है। ठीक है, ये नवसारी जिले गुजरात में स्थित है। और साबरमती आश्रम से दांडी की दूरी 241 मील है। गांधी जी साबरमती से दांडी 24 दिनों के बाद 5 अप्रैल 1930 को पैदल चलकर पहुंचे। मतलब 24 दिनों में इन्होंने पैदल यात्रा की और उसके बाद 24 दिनों के बाद ये जाके पहुंचे थे। ठीक है, 6 अप्रैल को प्रातः इन्होंने दांडी समुद्र तट पर नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। कहाँ तोड़ा? 6 अप्रैल को प्रातः इन्होंने दांडी समुद्र पर तट पर नमक बनाया और वहां नमक कानून को तोड़ा। यानी कि जो नमक यूज होता था उसके विरुद्ध ये आंदोलन किए उसको रोकने का। अब देखते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 से 1931 तक था। तो इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण ये पॉइंट्स है उसको डील करते हैं। तो पहला है यह सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 ईस्वी तक चला। ठीक है, और दूसरा यह सम्मेलन सेंट जेम्स पैलेस लंदन में आयोजित हुआ। तीसरा पॉइंट देखते हैं। इसका उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज फी ने किया। इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर रैमजे मैकडोनाल्ड थे जो सम्मेलन के अध्यक्ष भी थे और इसका उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज ने किया। इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो थे वो कौन थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर मैकडोनाल्ड थे।
ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है, इस सम्मेलन में कुल 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिनमें 16 ब्रिटिश राजनयिक दलों और शेष 73 भारतीय का प्रतिनिधित्व करते थे। भारतीय देशी रियासतों के 16 नरेशों ने इसमें भाग लिया। 16 नरेशों ने भाग लिया भारतीय देशी रियासतों के। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं, कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि इस सम्मेलन में उपस्थित नहीं था। कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि जो था इस सम्मेलन में उपस्थित नहीं था। अब देखते हैं इससे क्या है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में दल व उनके प्रतिनिधि। ठीक है, उदारवादी दल हैं। इसमें टीवी सप्रू एवं CY चित्रामणि, हिंदू महासभा MR जयकर, ABS मुंजे, मुस्लिम लीग सर आगा खां, मोहम्मद शफी एवं मोहम्मद अली जिन्ना, दलित वर्ग डॉक्टर BR अम्बेडकर, एंग्लो इंडिया KT पॉल, सिख के कौन थे, सरदार संपूर्ण सिंह। ठीक है, ये सब गोलमेज सम्मेलन में दल व उनके प्रतिनिधि थे। कौन कौन से दल हैं उनके प्रतिनिधि हैं, ये सामने लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए, गांधी इविंग पैक्ट 1931 ईस्वी। इस समझौता में 5 मार्च यह समझौता 5 मार्च 1931 को वायसराय इविंग एवं गांधी जी के बीच दिल्ली में हुआ था। ये जो गांधी इविंग पैक्ट जो है यह 1931 ईस्वी में हुआ, और ये समझौता एक था वायसराय इविंग एवं गांधी जी के बीच, और ये हुआ है दिल्ली में। ठीक है, और ये 5 मार्च 1931 को हुआ है। इसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी, इसे दिल्ली पैक्ट के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह दिल्ली में हुआ था। ठीक है, समझौते के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। समझौता में जो कुछ कुछ पॉइंट्स हैं वो यहाँ दिए गए हैं। क्या क्या पॉइंट्स देखिए, गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करेंगे, या इनका समझौते में पॉइंट्स रखा गया था कि गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करेंगे। और दूसरा है, कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगा, मतलब कि कांग्रेस जो है वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जब होगा उसमें कांग्रेस भाग ले। तीसरा है सरकार उन सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा करेंगी जिन पर हिंसा का कोई मुकदमा नहीं है। तीसरा यह पॉइंट्स रखा गया था कि सरकार सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा करेंगी जिन पर कोई हिंसा का कोई मुकदमा नहीं चल रहा है। ठीक है, अब चलिए चौथा पॉइंट्स क्या है, राजनीतिक बंदियों की जब्त की गई संपत्ति वापस की जाएगी। उनकी जो संपत्ति थी उसे वापस की जाएगी और उन्हें रिहा किया जाएगा। अब पचमा में क्या है, भारतीयों का नमक बनाने का अधिकार प्राप्त हुआ। अब पचमा में भारतीयों को नमक बनाने का जो अधिकार है वो प्राप्त हुआ है, वो रहेगा। अब देखिए, इन समझौतों के बारे में कहा जाता है कि गांधी जी 3 क्रांतिकारियों भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को फांसी से नहीं बचा सके, और यही समझौते के समय गांधी जी इन तीनों को नहीं बचा सके। जो गांधी जी जो 3 क्रांतिकारी हमारे थे, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इनको गांधी जी इन्हीं समझौतों के कारण नहीं बचा पाए, क्योंकि ये सारे समझौतों में कहा गया था कि ये सारे समझौते माने जाएंगे, लेकिन आप इनके मतलब इनसे ये होगा, मतलब इनको फांसी की सजा दी जाएगी। ठीक है, अब देखिए, इस समझौते में टीबी सप्रू एवं जयकर की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस समझौता में टीबी सप्रू जो थे उनकी और जयकर की महत्वपूर्ण भूमिका है। चलिए अब देखते हैं कांग्रेस का कराची अधिवेशन। तो कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था। इससे जुड़े कुछ पॉइंट्स हैं। तो सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना है। मतलब सुभाष चंद्र बोस जो है उन्होंने
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और समानता का प्रकाश माना, मतलब कि इनके द्वारा जो महात्मा गांधी का जो प्रकाश में है, उनके जो महत्व है उनको इसमें दर्शाया जाता है। अब देखते हैं 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए, जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों का आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया था। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए, जिसकी इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम का संकल्प प्रारूपित किया था। ये दोनों इसमें इस तरह से भूमिका अपना निभा रहे थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, अब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आया तो ये 1931 में ही हुआ है, तो इसके बारे में जानते हैं। इस सम्मेलन का आयोजन 7 सितंबर 1931 से हुआ, ठीक है, और 1 दिसंबर 1931 तक लंदन में हुआ। 7 सितंबर 1931 से चला और 1 दिसंबर 1931 तक हुआ। ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था, ठीक है। अब इसका देखिए दूसरा पॉइंट, इस सम्मेलन में कुल 31 प्रतिनिधि उपस्थित हुए। इसमें जो है कितने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में 31 प्रतिनिधि उपस्थित थे, ठीक है। और कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी उपस्थित हुए। कांग्रेस की तरफ से सिर्फ एक मात्र प्रतिनिधि जो थे वो गांधी जी थे, वही उसमें उपस्थित हुए हैं। अब देखिए गांधी जी SS राजपुताना नामक जहाज से लंदन गए। गांधी जी जो है वो SS राजपुताना नामक जहाज से लंदन गए। उदारवादी दल के टीवी मातृ एवं मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना तथा दलित नेता VR अम्बेडकर सम्मिलित हुए। इसमें इतने सारे जो नेता हैं वो सम्मिलित हुए। उदारवादी दल से कौन? उदारवादी दल से टीबी सप्रू एवं मुस्लिम लीग से मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, और दलित नेता अंबेडकर जी जो है इसमें सम्मिलित हुए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सांप्रदायिक उभर कर सामने आई। सांप्रदायिक समस्या जो है इसमें उभर कर सामने आई, और इसमें देखिए बिना किसी नतीजे के यह सम्मेलन समाप्त हुआ। इसमें कोई नतीजा नहीं निकला और यह सम्मेलन समाप्त हो गया, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या है, गांधी जी वापस भारत लौट आए। गांधी जी जो हैं वो वापस भारत लौट आए और कहा, मैं खाली हाथ लौटा हूँ, परंतु मैंने अपने देश की इज्जत को बट्टा नहीं लगने दिया। गांधी जी ने कहा कि मैं खाली हाथ लौटा हूँ क्योंकि वहाँ तो कुछ नतीजा निकला नहीं सम्मेलन में, लेकिन मैंने अपने देश को बट्टा नहीं लगने दिया। ये गांधी जी के शब्द थे वहाँ से आने पर, गोलमेज सम्मेलन से वापस आने के बाद। अब देखिए इसमें क्या है, सांप्रदायिक पंचाट कम्युनल अवार्ड, ये है 1932 ईस्वी में हुआ, ठीक है। अब देखिए इसमें 1932 ईस्वी में क्या क्या घटना घटी है। तो 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की, ठीक है। इन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो हैं उन्होंने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की, कब की? 16 अगस्त 1932 को, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, इस निर्णय के तहत अल्पसंख्यक समुदायों के लिए प्रांतीय विधानमंडलों के पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। इसमें इस निर्णय के तहत अल्पसंख्यक समुदायों के लिए प्रांतीय विधानमंडलियों के पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। इनके लिए पृथक अलग मतलब निर्माण की व्यवस्था की गई थी अल्पसंख्यकों के लिए।
अब देखिए, दलित वर्ग को अल्पसंख्यक मानकर, दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक माना गया था, इसमें मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया था, हिंदू से अलग रखा गया था इन्हें। इसका उद्देश्य सांप्रदायिक फूट को बढ़ावा देकर राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना था, और इसमें यह चाहते थे कि सांप्रदायिक फूट पड़े, और इसमें इनका उद्देश्य था कि इसमें सांप्रदायिक फूट हो और राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर किया जाए। ठीक है, अब देखिए पूना पैक्ट। पूना पैक्ट जो हुआ था वो 16 सितंबर 1932 को हुआ था। अब इसमें क्या क्या घटना हुई है ये इनको देखते हैं। तो गांधी जी दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल बनाए जाने से बहुत दुखी हुए। ये जो पृथक मंडल बनाया गया था उनसे ये बहुत दुखी हुए थे। ठीक है, दलितों के लिए। अब देखिए 20 सितंबर 1932 से पूना के वरवदा जेल में आमरण आमरण अनशन प्रारंभ किया। उस इसके विरुद्ध इन्होंने अनशन प्रारंभ कर दिया था 20 सितंबर 1932 को पूना वरदला जेल में जब ये गए थे, जब इन्हें जेल ले जाया गया था, वहां इन्होंने आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया था। कब? 20 सितंबर 1932 से। ठीक है, अब देखिए मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं सी राजगोपालाचारी के प्रयासों से पूना में गांधी जी एवं डॉक्टर अंबेडकर के मध्य एक समझौता हुआ। इन सब के बीच एक समझौता हुआ था। मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं सी राजगोपालाचार्य के प्रयास से पूना में गांधी जी एवं डॉक्टर अंबेडकर के मध्य एक समझौता हुआ। क्या है उसके बारे में जानेंगे। समझौता के अनुसार दलितों के लिए, इस समझौता में क्या था, तो समझौता के अनुसार दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल समाप्त कर दिया गया। इसमें यह जो पृथक मंडल, जो निर्वाचन मंडल दलितों के लिए बना था, उसे समाप्त कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद प्रांतों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटें, प्रांत में दलित के लिए सुरक्षित सीटें रखी गई। उसमें 71 से बढ़ाकर 147 कर दिया गया। ये जो है दलितों के लिए जो सीटें रखी गई थी उसे बढ़ाकर 71 से 147 कर दिया गया था। अब इसमें देखिए और क्या हुआ है। इस समझौते पर गांधी जी एवं डॉक्टर अम्बेडकर के हस्ताक्षर हुए। ये जो समझौता हुआ इन लोगों के बीच, इसमें गांधी जी और अम्बेडकर जी की हस्ताक्षर लिए गए थे कि हाँ इन्हीं के कहने पर ये सब हुआ है, इसलिए इन्हें हस्ताक्षर दिया गया कि हाँ ऐसा हमने किया है। 71 से बढ़ाकर 147 दलितों के लिए सुरक्षित सीटें कर दी गई। अब देखिए महत्वपूर्ण इसमें क्या क्या तथ्य हैं उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए पहला है हरिजन हरिजन सेवक संघ। हरिजन सेवक संघ का पूर्ण नाम ऑल इंडिया एंड, इसका पूर्ण नाम क्या है, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लिंक था, अनटचेबिलिटी लिंक था। ठीक है, ये हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम था, पहले जो नाम था वो है। अब देखिए समाज से छुआछूत को समाप्त समाज से छुआछूत को समाप्त करने हेतु गांधी जी ने 30 सितंबर 1932 को इसकी स्थापना की थी। 30 सितंबर 1932 को इसकी स्थापना की थी। बाद में इसी का नाम हरिजन सेवक संघ पड़ गया। बाद में इसका नाम हरिजन सेवक संघ पड़ गया। ठीक है, अब देखिए और क्या है इसमें। तो 16 सितंबर 1932 में देखिए एक पॉइंट्स है। 26 सितंबर 1932 को हुए पूना पैक्ट के बाद गांधी जी 30 सितंबर 1932 को ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लिंक की स्थापना की। मतलब पहला जो है वो 26 सितंबर 1932 को हुए पूना पैक्ट में हुआ। पूना पैक्ट हुआ 26 सितंबर 1932 को, और उसके बाद 30 सितंबर 1932 को ऑल इंडिया एंटी टचेबिलिटी लिंक की स्थापना हुई। ठीक है, और जो बाद में हरिजन सेवक संघ के नाम से प्रसिद्ध हुआ, यही है जो हरिजन सेवक संघ के नाम से बाद में जाके प्रसिद्ध हुआ था। ठीक है, इसके बाद इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे पंत श्याम दास बिरला थे। इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे पंत
श्यामदास बिरला थे। ठीक है, अब देखिए, मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत ने मुसलमानों, दलितों एवं सिखों को पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित की थी, लेकिन बौद्धों को नहीं की थी। इसमें देखिए क्या हुआ, मैकडोनाल्डो के सांप्रदायिक पंचायत ने ये जो मैकडोनाल्डो जो थे, इनके सांप्रदायिक चार्ट ने मुसलमानों को, दलितों को एवं सिखों को पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें दी आवंटित की, मतलब दी, और लेकिन बौद्ध को नहीं दिए। इसमें बौद्ध को नहीं दिया गया था। इसमें ये भी एक पॉइंट बन रहा है। अब देखिए कुछ पॉइंट्स यहाँ हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1920 ईस्वी में दलित वर्गों का संघ स्थापित किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं, इन्होंने 1920 ईस्वी में दलित वर्गों का संघ स्थापित किया। इसके अतिरिक्त डॉक्टर अंबेडकर ने 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी, और 1927 में बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का भी प्रकाशन मराठी भाषा में किया था। ठीक है, तो पहले देखिए क्या समझ में आया इसमें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं, उन्होंने 1920 ईस्वी में दलित वर्गों का संघ स्थापित किया। सबसे पहले 1920 में भीमराव जो हैं, उन्होंने दलित वर्गों का एक संघ स्थापित किया, इन्होंने 1920 में। उसके बाद इसके अतिरिक्त इसके बाद इन्होंने 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा जो है, उसकी स्थापना इन्होंने की, और 1927 में बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका जो है वो प्रकाशित हुआ। और ये किस भाषा में थी, तो ये मराठी भाषा में हुई। ठीक है, अब तृतीय गोलमेज सम्मेलन, हमने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन देख लिया। अब ये तृतीय गोलमेज सम्मेलन है, तो इसमें क्या क्या है। यह गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक लंदन में आयोजित हुआ। यह जो है गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, वो 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक लंदन में आयोजित हुआ है। और इस सम्मेलन में कुल 46 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में 46 प्रतिनिधि भाग लिए थे। इसमें कांग्रेस तथा इंग्लैंड की लेबर पार्टी ने भाग नहीं लिया। इसमें किस किस ने, तो कांग्रेस और इंग्लैंड की लेबर पार्टी ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, अब इसका चौथा पॉइंट देखिए, तो इस सम्मेलन में सरकार ने ऐसे किसी व्यक्ति को आमंत्रित नहीं किया जिससे सरकार का विरोध हो सकता था। इन्होंने ऐसे किसी भी व्यक्ति को आमंत्रित नहीं किया जिससे सरकार का विरोध हो सकता। तो अब इसमें क्या क्या है। पांचवा पॉइंट, मोहम्मद अली जिन्ना जो है को आमंत्रित नहीं किया गया था। इसमें मोहम्मद अली जिन्ना को आमंत्रित नहीं किया गया था। ज्यादातर प्रतिनिधि उदारवादी एवं सांप्रदायिक दल के थे। ज्यादातर जो प्रतिनिधि थे वो उदारवादी और सांप्रदायिक दल के थे। ठीक है, अब देखिए इसका जो कांग्रेस साम्राज्यवादी पार्टी है उससे कुछ पॉइंट्स बनते हैं। तो कांग्रेस साम्राज्यवादी पार्टी है, तो ये पहला पॉइंट देखते हैं। जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव ने 1934 ईस्वी में बम्बई में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का स्थापना की। ठीक है, अब दूसरा है, कांग्रेस की अप्रगतिवादी नीतियों से असंतुष्ट होकर 1931 में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में बिहार साम्राज्यवादी दल और 1933 में ब्रिजलाल के नेतृत्व में पंजाब साम्राज्यवादी दल का गठन हुआ। ठीक है, तो कांग्रेस की अप्रगतिवादी नीतियों से असंतुष्ट होकर, मतलब नाराज होकर 1931 में जयप्रकाश नारायण ने के नेतृत्व में बिहार साम्राज्यवादी दल और 1933 में ब्रिजलाल के नेतृत्व में पंजाब साम्राज्यवादी दल का गठन हुआ। ठीक है, अब इस संगठनों को मिलाकर बम्बई में
1934 में कांग्रेस साम्राज्यवादी पार्टी की स्थापना की। और ये जो सारे अथी हैं दल हैं, उन्हें मिलाकर बम्बई में 1934 ईस्वी में कांग्रेस साम्राज्यवादी पार्टी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, डॉक्टर अंबेडकर एवं टीबी सप्रू उपस्थित हुए। इसमें डॉक्टर अंबेडकर और टीबी सप्रू इस सम्मेलन में उपस्थित हुए थे। श्वेत पत्र, अब श्वेत पत्र में क्या क्या है, तो इस सम्मेलन के बाद मार्च 1933 में ब्रिटिश सरकार ने एक श्वेत पत्र प्रकाशित किया। ब्रिटिश सरकार ने एक श्वेत पत्र प्रकाशित किया इस सम्मेलन के बाद, जिसमें भारत के नए संवैधानिक उपबंधों का उल्लेख हुआ। इसमें संवैधानिक उपबंधों का उल्लेख था। भारत के नए संवैधानिक उपबंधों का उल्लेख था। ठीक है। और अप्रैल 1933 में ब्रिटिश संसद के दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति बनाई गई, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड लिनलिथगो थे। ठीक है। तो अप्रैल 1933 में ब्रिटिश संसद के दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति बनाई गई, जिसके अध्यक्ष कौन थे? लिनलिथगो, लॉर्ड लिनलिथगो। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, प्रवर समिति का कार्य श्वेत पत्र के उपबंधों। प्रवर समिति का जो कार्य है वो क्या है? श्वेत पत्र के उपबंधों का मूल्यांकन करना था। ठीक है।